बीकॉम थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए आज हम फिर ग्रुप सेकंड का एफएमओ का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर उपस्थित हुए हैं। आज जैसा कि पहले भी उन्होंने बात की थी, पिछले लेक्चर में हमने वित्तीय प्रणाली के बारे में बात की थी। वित्तीय प्रणाली क्या है, फाइनेंशियल सिस्टम, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट एक चैप्टर है। वैसे मैंने पिछले लेक्चर में भी कहा था कि हर साल इस पे क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर का अच्छे से तैयार करना है। दूसरी बात, वित्तीय प्रणाली का हमने मीनिंग देखा, कॉन्सेप्ट देखा। वित्तीय प्रणाली क्या है, तो फाइनेंशियल सिस्टम जैसे हमने बात की कि एक अपने आप में कोई सिस्टम बहुत चीजों से मिलकर बनता है, और वही सिस्टम में आज हम बात करते हैं इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की, कि हमारे सिस्टम में क्या क्या चीजें सम्मिलित हैं। मुख्य रूप से हम 4 भागों में इसको बांट सकते हैं: वित्तीय बाजार, दूसरा वित्तीय संस्थाएं, तीसरा वित्तीय उपकरण और चौथा वित्तीय सेवाएं। इन 4 कंपोनेंट से मिलकर बनता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। फाइनेंशियल मार्केट्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स और फाइनेंशियल सर्विसेज। हर एक हम थोड़ी बात करेंगे। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है इसके बारे में, तो आपको हर एक के बारे में थोड़ा सा ये चार्ट बना के इसको डिस्कस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं फाइनेंशियल सिस्टम का जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चैप्टर भाग है, फाइनेंशियल मार्केट्स। वित्तीय बाजार क्या है, आगे आप पढ़ेंगे डिटेल में इसको। वित्तीय बाजार जहां पे लेन देन होता है, ट्रांजेक्शन्स होता है संपत्तियों का, तो उसको हमने 2 भागों में बांटा है। एक है मुद्रा बाजार, दूसरा पूंजी बाजार, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। मुद्रा बाजार क्या, पूंजी बाजार के बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं और इसमें भी क्वेश्चन प्राय आ जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इन दोनों को आपको बहुत अच्छी तरह तैयार करना है। मुद्रा बाजार पूंजी बाजार में क्या अंतर है, मुद्रा बाजार के क्या अंग हैं, मुद्रा बाजार के क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हर एक इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। इसका अतिरिक्त दोनों में डिफरेंस पूछा जा सकता है। मुद्रा बाजार का महत्व, इंडियन मनी मार्केट की क्या स्थिति है, उसमें क्या कमियां हैं, आप क्या सुझाव देंगे। बहुत ही बड़े बड़े चैप्टर, इजी हैं लेकिन बड़े बड़े चैप्टर्स हैं। तो मुद्रा फाइनेंशियल मार्केट का जो पहला भाग है, मुद्रा बाजार मनी मार्केट, क्या होता है। मुद्रा बाजार का आश्रय उस बाजार से होता है जहां पर अल्पकालीन परिसंपत्तियों का लेन देन होता है, शॉर्ट टर्म एसेट्स, ट्रांजेक्शन ऑफ शॉर्ट टर्म एसेट्स। अब ये शॉर्ट टर्म एसेट्स का मतलब क्या है, जहां पर कि अल्पकालीन। अब अल्पकालीन कौन कौन से होते हैं आप देखिए, इसमें आगे आप देखेंगे अल्पकाल में क्या क्या चीजें आती हैं, आप इसमें आगे देखेंगे। तो अब मुद्रा बाजार को भी फिर हम 2 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन सा, एक संगठित मुद्रा बाजार, दूसरा असंगठित मुद्रा बाजार, ऑर्गेनाइज मनी मार्केट और अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट। फिर इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, बहुत बड़ा क्लासिफिकेशन है ये। संगठित मुद्रा बाजार में आप ले सकते हैं व्यापारिक बैंक हैं, रिजर्व बैंक से लेकर जितने भी आपकी जो आती हैं बैंक्स वगैरह, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में आती हैं, कोऑपरेटिव बैंक, आरआरबीज वगैरह जितने भी हैं, ये सब आपके संगठित मुद्रा बाजार का हिस्सा बन जाते हैं। जबकि असंगठित मुद्रा बाजार में नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, जो आप आगे देखेंगे इसमें भी, वो आती हैं। और इसका भी बहुत लंबी लिस्ट है, जिसमें आपके साहूकार भी आ सकते हैं। इसमें आपके जैसे आपने देखा होगा सारा इंडिया, ये नॉन बैंकिंग का जो फेल हो गया, ऐसे बहुत सारी भारत में नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस थी जो फेल हुई। लेकिन इसके अलावा एलआईसी, जीआईसी, यूटीआई, म्यूचुअल फंड्स वगैरह, ये सारे जितने भी हैं ये सब नॉन बैंकिंग का पार्ट होते हैं। तो हम आगे देखेंगे दोनों में क्या अंतर होता है, तो बात की बात है। इस फिलहाल हम देखें इसमें, तो ये मुद्रा बाजार हुआ। फिर बात करते हैं हम पूंजी बाजार। पूंजी बाजार क्या है, पूंजी बाजार वह बाजार है जहां पर दीर्घकालीन परिसंपत्तियों का लेन देन होता है। लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज आप कह सकते हैं। लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज क्या क्या है वो आप आगे देखेंगे। लेकिन फिलहाल पूंजी बाजार को भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पूंजी बाजार 2 प्रकार का होता है, प्राथमिक पूंजी बाजार और सहायक पूंजी बाजार। प्राथमिक पूंजी बाजार इसको बोलते हैं प्राइमरी कैपिटल मार्केट। सहायक का मतलब होता है सेकेंडरी पूंजी बाजार, सेकेंडरी मनी कैपिटल मार्केट। प्राथमिक पूंजी बाजार से आशय क्या होता है, प्राथमिक पूंजी बाजार वह बाजार होता है जहां पर पहली बार कोई कंपनी अपना पब्लिक इश्यू लेकर आती है। यानी बाजार में आपको पता है जब कंपनियों को पूंजी चाहिए होती है, पैसा चाहिए होता है, तो वो कई प्रकार से ले सकती हैं। एक माध्यम होता है पब्लिक इश्यू, सार्वजनिक निगम द्वारा
पूंजी जुटाना, और इसके लिए अंशों का निर्गमन किया जाता है। तो पहली बार जब कोई इश्यू लेकर आती है कंपनी, तो वो प्राथमिक बाजार का हिस्सा बन जाती है, और जब वही कंपनी, इस कंपनी के शेयर पूंजी बाजार में या स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाते हैं। पूंजी बाजार क्या एक प्रकार का स्टॉक मार्केट है। स्टॉक मार्केट में आप देखते हैं जहां पर कि शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, इन सब का लेन देन होता है, तो वो पूंजी बाजार में कन्वर्ट हो जाती है। और बेसिकली ये दोनों में एक फर्क होता है, फर्क बहुत सारे हैं, लेकिन मुद्रा बाजार पूंजी बाजार को अंतर करने वाला जो सबसे बड़ा है वो अल्पकालीन और दीर्घकालीन कोषों का लेन देन होता है। तो या सहायक पूंजी बाजार का जैसे मैंने अभी बताया कि जो कंपनी लिस्ट हो जाती है, क्योंकि बिना लिस्टिंग के किसी भी कंपनी के अंशों का लेन देन नहीं हो सकता। अभी बहुत सारे इश्यू आए हैं, बहुत सारे आएंगे, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप एफएमओ में आप पढ़ते हैं सेंसेक्स क्या है, स्टॉक मार्केट क्या है, तो उसको आपको जानकारी होनी चाहिए कि किस प्रकार प्रैक्टिकली ये लेन देन होते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है और आगे जाकर आपका एसएस को बढ़ाने वाला भी होता है। तो आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए, बीएससी क्या होता है, एनएससी क्या होता है, आपको सब चीजों की जानकारी होनी चाहिए। हम अपने जो ई कंटेंट्स हैं पीडीएफ के माध्यम से, उसमें भी हम ये चीजें सब डाल रहे हैं, आप उसको पढ़िए और आपको पता लगेगा कि ये सब क्या होता है। फिर हम बात करते हैं वित्तीय संस्थाएं। अब वित्तीय संस्थाएं, जैसे मैंने अभी पहले बात की थी कि दो प्रकार की हो गई आपकी, बैंकिंग संस्था और गैर बैंकिंग संस्था, जिसके बारे में मैंने बात की। बैंकिंग संस्थाएं वे संस्थाएं जो रिजर्व बैंक द्वारा इसको बैंकिंग का लाइसेंस दिया जाता है, जो लेन देन करती हैं, ऋणों का लेन देन करती हैं, अल्पकालीन कोषों का लेन देन करती हैं, वो भी आपका अल्पकालीन बैंकिंग संस्थाओं के अंतर्गत आता है। बहुत सारी संस्थाएं हैं, वित्तीय संस्थाएं हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जिसमें आती है। और गैर बैंकिंग संस्था जैसे मैंने अभी बताया बहुत सारी हैं, कंपनीज हैं, ऐसी कई प्रकार की नॉन बैंकिंग है, जिनको रिजर्व बैंक द्वारा बैंकिंग का लाइसेंस नहीं दिया जाता, वो बैंकिंग शब्द जोड़ नहीं सकते। तो ऐसी स्थिति में ये कहलाती है नॉन बैंकिंग। तीसरा जो आपका है वित्तीय उपकरण, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स भी दो प्रकार के हमने देखे। अभी हमने बात की थी अल्पकालीन और दीर्घकालीन। अल्पकालीन का मतलब हो गया आपका मुद्रा बाजार का हिस्सा हो गया, और दीर्घकालीन आपका पूंजी बाजार का हिस्सा बन जाता है। अल्पकालीन में बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में आप आगे डिटेल में बात करेंगे। प्रतिज्ञा पत्र, विनिमय विपत्र, ट्रेजरी बिल, याचना राशि, व्यापारिक प्रपत्र, जमा प्रमाण पत्र, यानी प्रोमिसरी नोट्स, कॉमर्शियल बिल, ट्रेजरी बिल्स, कॉल मनी, कॉमर्शियल पेपर्स और सीडी जिसको बोलते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। ये सब मुद्रा बाजार के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनमें लेन देन होता है। आप आगे एक क्या पढ़ेंगे, उसके क्या क्या किस प्रकार लेन देन होता है, ये सारी इसकी क्या प्रोसीजर होता है। जबकि दीर्घकालीन कोष में जैसे हमने अभी बात की कि अभी अंश, ऋण पत्र, बॉन्ड्स यहाँ पर, और ये सब कहाँ होते हैं, आप स्टॉक मार्केट। अंश का कैसे लेन देन होता है, ऋण पत्र, डिवेंचर्स, अब डिवेंचर्स तो वैसे बहुत कम हो गए हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये भी सब पूंजी बाजार का हिस्सा बन जाती है। गवर्नमेंट भी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करती है और वो सब पूंजी बाजार का हिस्सा बन जाती है। तो वित्तीय उपकरण में ये सारी चीजें संगठित होती हैं। फिर बात आती है वित्तीय सेवाओं की, फाइनेंशियल सर्विसेज। ताकि ये जो संस्थाएं करती क्या है, बहुत सारी सर्विसेज देती हैं। हमने एक छोटा सा यहाँ पर रखा है, बाकी बहुत लंबी लिस्ट है। आपके संबंध के हिसाब से या आपके जो आपका एरिया है उसके हिसाब से आप ये 5-6 देख सकते हैं। बाकी तो बहुत सारी चीजें इसमें आती हैं। मुख्य रूप से ऐसे आप देखते हैं गारंटी, अंशों ऋण पत्रों का भी वो अंडर राइटिंग इसको बोलते हैं। अंडर राइटिंग क्या होती है आपने पहले भी पढ़ा होगा। बिलों की कटौती, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स, ऐसी बहुत सी भारतीय संस्थाएं हैं जो कटौती करती हैं बिलों की। और पुनर्वित्त सुविधा, रीफाइनेंस फैसिलिटी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, नाबार्ड है, रीफाइनेंस फैसिलिटी देती हैं। और भी लीजिंग कंपनियां हैं और भी कई प्रकार की ऐसी कंपनियां हैं जो बहुत सारी सेवाएं देती हैं। तो वो फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल सिस्टम का ही पार्ट होती है। तो कुल मिलाकर आपने देखा कि ये हो सकता है इसमें से करीब एक क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाए, पूरा क्वेश्चन आ जाए, तो आपको उसी हिसाब से आंसर तैयार करना है। 2 नंबर का भी आ सकता है, 7 नंबर का भी आ सकता है और 15 नंबर का भी आ सकता है। 7 नंबर का अगर आ जाता है तो पर्टिकुलर कोई चीज पूछ सकते हैं आपसे, वित्तीय बाजार के बारे में आप बताइए, आप क्या समझते हैं, तो आपको सब बताना है। संस्थाओं के बारे में आ सकता है तो आपको ये सब बताना है, दोनों के बारे में, दोनों में क्या अंतर है।
उपकरण अगर आ जाए तो फिर आपको दोनों उपकरण बताने पड़ेंगे। सेवा आ जाती है तो आपको और भी आप शामिल करके इसको ले सकते हैं। ये डिपेंड करता है कितने नंबर का पूछा गया है। समस्या ये होती है कि हम बड़े क्वेश्चन में पूछा जाता है उसको छोटा कर देते हैं, छोटे क्वेश्चन को हम उसका आंसर बड़ा कर देते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपको इसको ध्यान से समझ के ही लिखना होता है, क्योंकि और यही जो नंबर एक अच्छे स्टूडेंट्स में, अच्छे स्टूडेंट में और खराब स्टूडेंट में यही डिफरेंशिएशन होता है। अच्छा स्टूडेंट समझ जाता है उससे कितना लिखना है, और हम बहुत ज्यादा चीजें लिख देते हैं लेकिन एसेंस हम नहीं लिख पाते, उसका सार क्या आके, तो वो अगर आपको आ जाता है कि किस प्रकार कितना लिखना है, नफे तुले शब्दों में हमको कितना लिखना है, क्योंकि शब्दों की लिमिट है और कई एग्जामिनर कई बार इसके नंबर काट लेते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया। ये पूरा इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम को आज हमने बहुत ही शॉर्ट में बात की है, क्योंकि एक एक के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है। धन्यवाद।